हेलो स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर सीख रहे थे अपना पाई चार्ट। हमारा जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पाई चार्ट के बारे में सीख लिया था। सेंटर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर सीख लिया था। तो आज हम क्वेश्चन पर आते हैं अपने। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड और पूरा सीखते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, following table show the colors by a group। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहां पर एक टेबल गिवन है, कलर्स एंड नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, किस तरह की टेबल गिवन है और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या हमारे को डाटा गिवन है यहां पर। ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो यहां पर अलग अलग कलर के लिए नंबर ऑफ पीपुल्स यहां पर गिवन है। इसमें हमारे पास में ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। ठीक है, क्या क्या गिवन है ये भी देखते हैं। 18, 9, 6, एंड 3। ठीक है, ये सब कुछ हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पर हम पाई चार्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, ड्रॉ द पाई चार्ट। यहां लिख देता हूं, पाई चार्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। ठीक है, क्या सीखा था, क्या बताया था हमने कि पाई चार्ट एक सर्कल के अंदर होता है। इसको सर्कल चार्ट भी हम बोल सकते हैं, सर्कुलर डायग्राम भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो यहां पर क्या करते हैं, या तो ये इंफॉर्मेशन हमारे को पूरी गिवन तो होती ही है, या तो हमारे को इसका टोटल भी गिवन होता है यहां पर। ठीक है, तो इसका एक बार टोटल कर लें, उसके बाद में इसका पाई चार्ट हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एटीन, 9, 6 और ये बन जाएगा, कितना बन गया, ये 36 ही बन गया इसका टोटल। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका, देखो हम सेंटर एंगल किस तरीके से निकालते हैं। सेंटर एंगल निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री से। ठीक है, क्यों करते हैं हम 360 डिग्री से, क्योंकि पाई चार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पाई चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे यहां पर। ठीक है, ये एक सर्कल हमने बना दिया, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं इस सर्कल को, कैलकुलेशन इधर कर लेंगे अपन।
ये हमने एक सर्कल बनाया, इसका पर्टिकुलर सेंटर है, ठीक है। अब देखो जब यहां पर कैलकुलेशन की जाती है तो यहां पर सेंटर एंगल फॉर ब्लू कलर, तो मैं सबसे पहला काम जो मैं अब कैलकुलेशन कर रहा हूं वो इधर कर देता हूं। नंबर जो फर्स्ट आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है, आप यहां पर देखो सेंटर एंगल फॉर ब्लू कलर, आप ब्लू कलर के लिए सेंटर एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो यहां पर बहुत सिंपल है, ऐसा आपको कोई भी अगर क्वेश्चन यहां पर गिवन है, अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हम डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो डाटा हमारे को अलग अलग तरीके से और अलग अलग फॉर्मेट में गिवन हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ कलर्स से रिलेटेड और नंबर ऑफ पीपुल से रिलेटेड डाटा है हमारे पास में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स हो, पर्टिकुलर अलग अलग स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हो, ठीक है, या एक ही स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ मार्क्स हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बन सकता है। हम इस डायग्राम के अंदर ये बताना चाहते हैं कि किसमें कितना सेक्टर बनेगा, ठीक है, मतलब ब्लू के लिए कितना एरिया कवर करेगा ये टोटल सर्कल, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी है 18, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहां पर देखो कितनी है 18, टोटल हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कितनी है 36, ठीक है, और यहां पर मैं कितना लिखूंगा 360 डिग्री, ऐसा ही लिखेंगे। इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ये 10 टाइम कैंसिल हुआ और यहां पर मुझे 180 डिग्री आता हुआ दिख गया। अब 180 डिग्री तो पूरी एक लाइन होती है, तो ये ब्लू कलर के लिए टोटल ये जो मुझे मिलेगा 180 डिग्री ये मुझे मिलेगा ब्लू के लिए, ठीक है, ये हमारे को मिलेगा ब्लू के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड नंबर, ये मेरी पहली कैलकुलेशन है, सेकंड कैलकुलेशन भी यहीं पे कर देता हूं। सेकंड कैलकुलेशन हम किसके लिए करेंगे, ग्रीन के लिए, ठीक है। तो हम यहां पर सेंटर एंगल निकालना चाह रहे हैं, किसके लिए, फॉर ग्रीन कलर के लिए अगर मैं यहां पर सेंटर एंगल निकालूंगा तो देखो क्या होगा, 9/36 करूंगा, 9/36 से लिखूंगा, मल्टीप्लाई 360 लिखूंगा, इससे ये अभी भी 10 टाइम कैंसिल होगा, ऑल ओवर आपको यहां पर मिलेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री कहीं यहां पर बना लेते हैं। पहले मैं ऐसे चला, ऐसे ही चल रहा हूं जैसे हम चलते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, तो मैं 90 डिग्री यहां पर बना सकता हूं, यहां पर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता है यहां पर, ठीक है, कि आप बिल्कुल इसी तरीके से चलें, आप ऐसे भी चल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेते हुए, ठीक है। तो 90 डिग्री, ये मेरा 180 डिग्री था, ये 90 डिग्री को शो करेगा, और ये कौन सा वाला पोर्शन शो कर रहा है, ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन मैं यहां पर कर देता हूं इन दो के लिए, तो मैं यहां पर दोबारा से सेंटर एंगल फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं किसके लिए कर रहा हूं, रेड के लिए कर रहा हूं, तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं, रेड कलर के लिए हम यहां पर सेंटर एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। 6/36 से लिखेंगे, 6/36 से लिखेंगे, मल्टीप्लाई 360 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। ये अभी दोबारा से इसको 10 टाइम कैंसिल आउट करेगा और आपको मिलेगा 60 डिग्री। नेक्स्ट एंड फाइनली भी कैलकुलेशन करके रख लेते हैं, हम दोबारा से यहां पर सेंटर एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर येलो कलर के लिए। तो सेंटर एंगल जब मैं येलो के लिए फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या लिखना है, 3/36 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ठीक है। ये इसको कैंसिल आउट करेगा 10 टाइम और आपको मिलेगा 30 डिग्री, ठीक है। देखो ये पूरा हिस्सा जो हमारा सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल का जो आपका सेंटर होता है वो आपका टोटल 360 डिग्री होता है, इसीलिए हम यहां पर 360 से बार बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला ये बना, ये 360 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास में सेंटर पर 360 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ऐसे चल रहे हैं ना, तो पहले वाला पोर्शन में थोड़ा सा ज्यादा दूंगा, ये मुझे 60 डिग्री चाहिए, ये वाला 30 डिग्री है, जो 60 डिग्री आया आपके लिए वो आया रेड कलर के लिए, और ये जो आया वो आया येलो के लिए, ठीक है, ये आया येलो के लिए। तो ये आपका टोटल जो मैंने बनाया अभी, इसी को हम बोलते हैं हमारा पाई चार्ट। क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, ठीक है। क्लियर हुआ इतना।
आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। तो डाटा हैंडलिंग एक बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को भी हमने कुछ अलग अलग तरीके से वहाँ पर सीखने की कोशिश की। जैसा भी हमारे को इंटरवल कभी गिवन हो सकता है, कुछ डायरेक्ट गिवन हो सकता है, टेलीमार्क्स लिखना सीखा, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर बार ग्राफ के बारे में सीखा, हिस्टोग्राम के बारे में सीखा और पाई चार्ट के बारे में सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो 8th लेवल तक का पोर्शन यही यहाँ पर जाकर के कंप्लीट होता है, लेकिन हमारे को चूंकि जब हम 9th 10th में जाते हैं, इसको एक बार नोट भी कर लें, आप समझ में आ चुका होगा आपके, ठीक है। तो 9th और 10th में जो डाटा हैंडलिंग जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम मीन, मॉड और मीडियन भी पढ़ते हैं, जिसको हम सेंटर टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम सेंटर टेंडेंसी बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ठीक है। बेटा देखो सेंटर टेंडेंसी के अंदर, ठीक है, हम मीन, मॉड और मीडियन पढ़ते हैं। 9th to 10th जो हमारा लेवल है उसी में इसको पढ़ाया जाता है मोस्ट ऑफ, लेकिन 8th लेवल पर भी हमारे को मीन, मॉड और मीडियन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जितना भी डाटा आता है उसके लिए मीन निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है, मॉड निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और मीडियन निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्या क्या होते हैं, इसको हम स्टेप टू स्टेप यहाँ पर सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मीन की बात करेंगे, फिर हम मीडियन निकालना सीखेंगे और फिर हम मॉड निकालना सीखेंगे। बहुत एक एक छोटे छोटे से क्वेश्चन लेकर के हम इसको सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मीन से। तो वो मीन क्या होता है? एक्चुअली मीन एक प्रकार का एवरेज है। मीन क्या है? एक एवरेज है, ठीक है। किस तरह का एवरेज है ये भी देखते हैं। द मीन of observation is the sum of all values, sum of all values of all observation, ठीक है। डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, divided by the number of observation. Denoted by, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं x बार से, एंड रीड इज, इसको हम रीड कैसे करते हैं? x बार। ये जो मैंने साइन बनाया ऊपर x के, इसको हम क्या बोलेंगे? बार बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम बार बोलेंगे। तो इस पर छोटा सा मैं पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं और यहां पर हम सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन के भी पहले हम यहां पर इस तरीके से लिखें, इफ x1, x2, x3 अप टू xn आर एन ऑब्जर्वेशन, अब मेरे पास में ये n ऑब्जर्वेशन है, मतलब n डाटा है मेरे पास में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बोलता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के अलग अलग जो सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए उनको लिख दो आप इस x1 x2 की जगह पर, ठीक है। तो n का मतलब तो यहां पर कितना भी हो सकता है ना। n का मतलब यहां पर 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर आर n ऑब्जर्वेशन। मुझे यहां पर मीन निकालना है, देन मीन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इधर दोबारा देखो ध्यान से, x के ऊपर इस तरीके से बार लगा देते हैं, ठीक है। यह आपका मीन कहलाता है। क्या लिखा हमने, इसको भी एक बार पढ़ते हैं।
तो देखो मीन के लिए मैंने क्या लिखा, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ ऑल, इज द सम ऑफ ऑल, ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जितनी भी हमारी वैल्यूज है उसका सम कर दो, जितनी भी हमारी वैल्यूज है उसका सम कर दें, मतलब x1 x2 x3, इस तरीके से मैं सम करता हुआ जाऊं, कहां तक, जब तक मेरी ये वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, मतलब xn तक मुझे इसका सम करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेरे पास में यहां पर n ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास में यहां पर n ऑब्जर्वेशन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहां पर n से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब मैं एक्चुअली यहां पर करना क्या चाहता हूं, एक एवरेज निकालना चाहता हूं, हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, एक एवरेज निकालना चाह रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और सीखने की कोशिश करो जो कई बच्चों को पता नहीं होती, ये जो आप लिखते हैं x1 से लेकर के xn, मेरे पास में बहुत सारे नंबर हैं, मैंने उनको ऐड कर दिया। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 50 करो, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे मैथमेटिक्स में एक सिंबल है, तरीका है। क्या तरीका है, इधर देखें, हम इसको ऐसे एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलेंगे सिग्मा, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं xi और यहां पर n की जगह तो n ही लिख देते हैं। ये जो आपका सिग्मा है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लें। यहां पर ये जो आपका मैंने ऐसा एक सिंबल बनाया, इसको हमने क्या नाम दे रखा है, इसको हमने नाम दे रखा है सिग्मा, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सम को रिप्रेजेंट करता है, सम मतलब एडिशन को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सम को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से इसका को डिनोट करते हैं, तो यहां पर मैं i की वैल्यू 1 से लेकर के, चूंकि मैं x1 से स्टार्ट हो रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं, n तक, तो मैं यहां पर n तक इसकी वैल्यू को लिखता हूं। मीनिंग क्या हुआ इसका कि अगर मैं ये सिग्मा हटा दूं तो मैं i की वैल्यू सबसे पहले 1 रखूंगा तो x1 लिखूंगा। फिर चूंकि ये सम को रिप्रेजेंट करता है ना, इसीलिए हम यहां पर प्लस साइन का यूज करेंगे, हम बाद में प्लस साइन लिखेंगे। फिर इसकी वैल्यू आगे बढ़ाते जाओ, 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर आगे 4 लिख दो, फिर लास्ट एंड फाइनली n लिख दो, ठीक है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसको भी आप याद रखें। ये आपका मीन कहलाता है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इसको रफ करते हैं, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, तो आपको और अच्छी फीलिंग आ जाएगी कि हम मीन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। देखो मीन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर हम यहां पर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना चाह रहे हैं, क्या मीनिंग हुआ इसका, तो हमारे पास में देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, सिंपल है। मेरे पास में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, यही वाले, ठीक है। इसका मुझे मीन निकालना है, तो अगर मुझे यहां पर मीन लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, मीन x बार इक्वल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही ऑब्जर्वेशन है ना मेरे पास में, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेरे पास में यहां पर 5 ही नंबर्स हैं, तो मैं यहां पर 5 नंबर्स हैं, मतलब मैं यहां पर n मेरे पास में यहां पर कितना है 5, तो मैं यहां पर 5 से ही इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, सिंपल है। 4 + 5 9, और ये कितना बन गया हमारे पास में, ये बन गया 6, ठीक है। और 6 + 9 होता है 15, और 15 अपॉन आप 3 करेंगे, सॉरी 5 करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 3, मतलब x बार की वैल्यू आपकी आती है यहाँ पर 3, आपका जो मीन का आंसर आता है वो आता है 3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि फर्स्ट 5 फैक्टर्स, ठीक है, सॉरी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ कोई सा भी एक नंबर ले लें, ठीक है, ऑल फैक्टर्स, ठीक है, द मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12,
जैसे मैं फैक्टर लिखूं 12 के, ठीक है, तो 12 के अगर फैक्टर लिखना स्टार्ट करेंगे तो भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका मीन निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मीन ऑफ, आप लोग ट्राई भी करें इसको, मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। 12 के फैक्टर निकालना आप लोगों को आराम से आते हैं। 12 के फैक्टर्स का मतलब है कि 1 से तो डिविजिबल हर नंबर होता है, 12 2 से, 3 से, 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, और 12 खुद से भी डिविजिबल है, मतलब 1 2 3 4 6 एंड 12, इन नंबर्स का आपको मीन निकालना है। तो ये कितना ऑब्जर्वेशन है मेरे पास में, 1 2 3 4 5 6, यहां पर मेरे पास में 6 ऑब्जर्वेशन है। मैं इन सबको ऐड करूंगा और 6 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे को यहां पर क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट नंबर लेते हैं अब, यहां पर सेकंड नंबर हमारा मीडियन। अब देखो यहां पर मीडियन है क्या तो मीडियन के बारे में भी लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीडियन इज ए is the value of the variable, ठीक है, value of variable which टू इक्वल पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द मीडियन, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ हमारे पास में एक डाटा गिवन है जिसमें मुझे यहां पर 37 गिवन है, उसके बाद में 31 गिवन है, फिर 42 43 गिवन है, इसके बाद में 46 गिवन है, इसके बाद में 25 गिवन है, ठीक है। 39 45 39 45 और 32 गिवन है लास्ट एंड फाइनली, ठीक है। अब देखो मीडियन के लिए हम क्या पढ़ते हैं और क्या याद होना चाहिए हमारे को, ठीक है ना। मीडियन के लिए हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मीडियन इज ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट। मीडियन क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मीडियन निकालने का जो हमारा प्रोसेस है उसको मैं एक बार बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला काम देखो बेटा, यहां पर क्या होता है, अरेंज होता है डाटा असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी आपके पास में डाटा है आप उसको अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो मैं देखो इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला काम मुझे यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, उसके बाद में मुझे इसको काउंट करना है। अब मेरे पास में डाटा 2 तरीके से हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन भी हो सकते हैं। ऑड होने का मतलब है जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 3 है, 5 है, 7 है।
इवन होने का मतलब हो गया 2 4। अब 2 ये तो बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन हो गया ना, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन बनेगा तो 10 20 ऐसे ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे पास में। यहां पर हमारे पास में हो सकता है 9 ऑब्जर्वेशन हो ऑड में, ठीक है। तो 2 है, 4 है, इसी तरीके से 6 8 10 12, ठीक है। तो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, लेकिन निकालने का प्रोसेस समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। अभी इस क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक बहुत सिंपल प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर कि आपके पास में 1 2 और 3 तीन नंबर है, ठीक है। आपको यह बताना है कि इस 3 नंबर में मीडियन क्या होगा। मीडियन का मतलब जो मिड में है, एक ऐसा नंबर जो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यहां पर 2 आपका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली यहां पर 2 आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हम उसको बाय प्रोसेस किस तरीके से यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एक बार आप ऐसा सोचें कि 1 2 3 4 आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तब आपके पास में यहां पर ऐसे 2 नंबर मिड में आएंगे, ठीक है। ऐसे 2 नंबर आपके पास में मिड में होंगे। इन 2 नंबर से मैं यहां पर मीडियन निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर पहले मैंने इसको पोजीशन दिया 1 2 3 है। मेरे पास में जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है तो मैं यहां पर इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, अभी मैं इसको बोल रहा हूं पोजीशन है ये, ठीक है ना। ये पोजीशन, इसको मैं बोलूंगा कि ये पोजीशन है 1 2 और 3। तो मैं सेकंड पोजीशन पर पहुंचने के लिए अगर मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, सपोज n ऑड है आपका, ठीक है। तो आप देखो यहां 2 वाली पोजीशन पर पहुंचने के लिए मुझे यहां पर 3 + 1/2 लिखना चाहिए, जिससे मुझे मिलेगा 4/2 और उससे मुझे मिलेगा 2। 2 का मतलब सेकंड जो पोजीशन है मैं उस तक पहुंच चुका हूं, ठीक है। एक मिड वाली पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 1 को ऐड कर देते हैं। मतलब हमारा फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है कि आप n + 1/2, ठीक है, आप यहां पर n + 1/2 करके अपनी मीडियन तक पहुंच सकते हैं, अपने मीडियन तक पहुंच सकते हैं। इस नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा, दिस ऑब्जर्वेशन, वो आपका मीडियन कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होता है, यहां मीडियन तक पहुंचने के लिए मुझे देखो, मुझे 2 और 3 दोनों मिड में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n 4 है, मतलब इवन है, तो मैं यहां पर देखो किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूं कि 4/2 लिख दूं एक बार तो तब मैं 2 पे पहुंचूंगा। एक बार मैं यहां पर 4/2 + 1 कर दूं, ठीक है। मतलब मैं यहां पर एक बार तो n/2 लिखूं, एक बार मैं यहां पर n/2 + 1 करके लिखूं, ठीक है। एक बार हम यहां पर n/2 + 1 करके लिखें, मतलब ये भी एक पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ये पर्टिकुलर भी एक पोजीशन को डिनोट करेगा और आप मीडियन तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे इस क्वेश्चन से अभी देखते हैं अपन, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको बुक्स के अंदर वैसे मिल जाता है, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। देखो यहां पर हम काउंट करते हैं, सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर n, ठीक है। जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, यहां पर 9 है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, n से, ठीक है। अब हम सबसे पहला काम देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर सबसे पहला काम कर रहे हैं कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, मतलब अरेंज द डाटा। मुझे यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास ये बनेगा 25 बनेगा सबसे पहले, फिर बनेगा 31, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बन रहा है, 32 37 39 32 37 39, और जल्दी जल्दी देखते जाओ इसमें, 42 बनेगा, 43 बनेगा, 45 बनेगा, 42 43 45 एंड लास्ट एंड फाइनली मेरे पास नंबर था
46, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर यही है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम देखो पोजीशन भी मैंने दे दी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 पोजीशन तक हम आ चुके हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पर मीडियन किस तरीके से निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर जब मीडियन लिखूंगा तो हम मीडियन लिखते टाइम n+1 मतलब n+1/2 इस पोजीशन पर चलते हैं। तो ये पोजीशन आपको मिलेगी 9+1/2 पर, ठीक है। ये जो आपकी पोजीशन है 9+1/2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। 9+1/2 का मतलब क्या हो गया यहां पर, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। मैं यहां पर कहां पहुंचा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पर पहुंच चुका हूं। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको आंसर दे रहा है कि ये मीडियन है।